नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमने एक वीडियो में राजनीति विज्ञान से विषय से संबंधित कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों प्रकार की जानकारियों की, दोनों प्रकार के ज्ञानों की बात की थी। आप ज़रूर देखें, रणनीति संबंधी जो वीडियो मेरी है वो आपको यूपीएससी पीएसआईआर के लिए भी, आरपीएससी के पेपर्स के लिए, अन्य आयोगों के पेपर के लिए भी उपयोगी होगी। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो एक कंसेप्ट के रूप में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का सारांश मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको एक फ्रेम आपके दिमाग में बन जाए, एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन जाए कि आखिर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक किस प्रकार के गति करते हैं, किस प्रकार से राजनीतिक विचारक सोचते हैं, किस प्रकार से राजनीतिक विचारकों की एक क्रम से विकास होता है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप राजनीतिक विचारकों के बारे में कंसेप्चुअल समझ तो आप विकसित कर ही सकें। फैक्चुअल आपको किताबों में मिल जाएगी, फैक्चुअल आपको नोट्सों में मिल जाएगी, पर मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएं कि प्लेटो क्या कह रहा है, अरस्तु क्या कह रहा है, हॉब्स क्या कह रहा है, लॉक क्या कह रहा है। ये नाम हो सकता है बहुत से लोगों के सामने बिल्कुल नए हों, क्योंकि मैं भी जब पीजी कर रहा था तो ये नाम मेरे लिए भी नए ही थे। तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो एक वीडियो में पूरे राजनीतिक विचारक जो पाश्चात्य में चलते हैं उन पूरे विचारकों का एक सारांश प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। और हम बात करेंगे कि आखिर जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, इस पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता है, और वो है ये जो चिंतन है इसका क्रमिक विकास हुआ है। क्रमिक विकास कैसे हुआ है कि एक विचारक ने कोई आइडिया दिया, जैसे एक विचारक ने अपना क्या दिया, विचार, और इस विचार की फिर क्या होगी, आलोचना, और इस आलोचना के बाद में क्या पैदा होगा, एक नया विचार। यही पूरे जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसकी पूरे की एक ये विशेषता है कि ये द्वंद्वात्मक रूप से, क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है, जैसे प्लेटो ने अपने विचार दिए, अरस्तु ने उनकी आलोचना की, अरस्तु ने अपने विचार दिए, आगे फिर उनकी आलोचना हुई, मार्क्स ने अपने विचार दिए, मार्क्स से विचारों की आलोचना हुई। तो नया विचार पनप कैसे रहा है, नया विचार पनप रहा है आलोचना के माध्यम से। जैसे कि एक थिंकर चलते हैं पाश्चात्य चिंतन में, कार्ल पॉपर, और कार्ल पॉपर कहते हैं कि जब तक ही एक सिद्धांत सही है जब तक वो मिथ्या साबित नहीं हो जाता, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन या मिथ्याकरण का सिद्धांत। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का विकास बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि एक विचार की आलोचना हुई, दूसरे विचार पैदा हुए, फिर उस विचार की आलोचना हुई, फिर तीसरे विचार पैदा हुए। और राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत है वो हमारे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मानी जाती है यूनान से। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनानी युग, और ये लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में पैदा होता है। और यूनानी युग की क्या विशेषताएं हैं, यूनानी युग में कौन से विचारक ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से पैदा हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं यूनानी युग की, तो यूनानी युग में सबसे पहले एक चीज़ पैदा होती है कि इसके आधार पर चिंतन होगा। किसके आधार पर, नैतिकता के आधार पर। नैतिकता कहाँ पे सबसे पहले आएगी, यूनान में आएगी। और यूनान में जो मुख्य विचारक होंगे वो तीन विचारकों को हम देखेंगे। एक तो होगा सुकरात, और एक सुकरात का शिष्य आएगा, वो आएगा प्लेटो, और एक प्लेटो का शिष्य होगा और वो होगा अरस्तु। हो सकता है ये नाम आपने पहले ना सुने हों, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपने नाम सुने हों। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम इनके बारे में हमें पता हो कि ये सोचते क्या हैं, सोचते क्या नहीं। सुकरात जो हैं, सुकरात सबसे पहले बात करते हैं नैतिकता की। सुकरात सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति में क्या होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। कुल मिला के सद्जीवन की बात, सद्गुणों की बात, आत्मज्ञान की बात कौन करता है, सबसे पहले कौन लेके आता है, सुकरात। कि राजनीति में आप ऐसा इस प्रकार से राजनीति को स्थापित कीजिए, यहाँ तक राजनीति अलग से कोई विषय नहीं है, यहाँ तक राजनीति दर्शन शास्त्र का ही भाग है। और सुकरात मान रहा है कि नैतिकता, सद्गुणों, आत्मज्ञान, इन पे आधारित जो है वो राजनीति होनी चाहिए। ये कौन मान रहा है, सुकरात। और सुकरात जो करता है, नए जो राजनीति है
उनकी खोज में लालटेन लेके निकलता है और वो कहता है कि मैं अच्छे नागरिकों की तलाश में हूँ, और इस चक्कर में उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में सुकरात को जो है वो जहर का प्याला पी लेता है। तो यहाँ तक की कहानी है सुकरात की। सुकरात ने महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ों से परिचित कराया है? नैतिकता से परिचित कराया है, सद्गुणों से परिचित कराया है, आत्मज्ञान से परिचित कराया है। एक सुकरात नई पद्धति लेके आए हैं और वो पद्धति है संवाद पद्धति। संवाद जो पद्धति है, डायलेक्टिक जो मेथड है, ये जो संवाद का जो मेथड है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया है? सुकरात ने। और सुकरात का एक शिष्य है, और सुकरात के शिष्य का नाम है प्लेटो। प्लेटो क्या करता है? प्लेटो को कहते हैं हम प्रथम राजनीतिक दार्शनिक, कि सबसे पहले अगर दर्शन का कोई सबसे अच्छे से विवेचन करता है तो वो करता है प्लेटो। ये चीज़ मानी जाती है। प्लेटो क्या करता है? प्लेटो अपने मूल दर्शन में दो प्रकार के जगत बताता है। एक तो बताता है वास्तविक जगत, और एक बताता है परमार्थिक जगत। के वो कहता है कि ये जो जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, उस जगत में तो आदर्श राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। प्लेटो एक राज्य की स्थापना करता है, और वो करता है कौन से राज्य की? आदर्श राज्य की। प्लेटो की हम बात करें तो जो प्लेटो है ये कौन से राज्य की स्थापना की बात करता है? आदर्श राज्य की। और कैसे कहता है कि एक जो जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, उस जगत में इसकी स्थापना संभव नहीं है। एक दूसरा जगत होगा, वो कैसा जगत होगा? काल्पनिक जगत या इंद्रिय लोक जगत। और यहाँ क्या होगी? यहाँ होगी किसकी स्थापना? आदर्श राज्य की स्थापना। और इसी की स्थापना के लिए एक देता है सिद्धांत, और वो देता है गुफा का रूपक। के व्यक्ति जो है वो एक गुफा में दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है, पर जो असली जो जगत है उसका, वो उसके पीछे की साइड में है, परछाइयों के पीछे है। ये ऐसा कौन कहता है? प्लेटो। और प्लेटो दो तीन चीज़ और देता है। प्लेटो देता है वर्ग बनाता है कि तीन वर्ग होंगे, एक शासक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा, ऐसे करके एक मजदूरों का वर्ग होगा। ऐसे करके ये वर्ग की स्थापना करता है, और इसी पे वर्गों के ऊपर ये न्याय की स्थापना कर देता है कि प्रत्येक वर्ग जो है अपना क्या करे? कर्तव्य करे। इसी को क्या कह देता है प्लेटो? न्याय कह देता है। कुल मिला के प्लेटो का जो चिंतन है उसमें एक चीज़ हमें दिखती है कि ये कितने जगत बताता है? दो। एक तो काल्पनिक जगत और एक वास्तविक जगत। और इसी आधार पर प्लेटो की क्या होती है? आलोचना। कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य को चाह रहा है वो आदर्श राज्य तो हमारे वास्तविक जगत में संभव है ही नहीं। इसी आधार पर प्लेटो की आलोचना होती है। पर प्लेटो आगे जाता है तो प्लेटो तीन पुस्तक अपनी लिखता है। एक तो लिखता है रिपब्लिक, इसके बाद लिखता है स्टेट्समैन, और इसके बाद जो लिखता है ये लिखता है लॉज। तीन पुस्तकें प्लेटो की। सबसे पहले है रिपब्लिक। रिपब्लिक में कौन से राज्य की बात करता है? आदर्श राज्य की बात। और जब इसको ऐसा लगता है, इसकी आलोचना होती है कि आदर्श राज्य की स्थापना तो संभव ही नहीं है, फिर ये एक लिखता है स्टेट्समैन। इसको कहा जाता है राजमर्मज्ञ। तो इसमें ये थोड़ा सा आदर्श राज्य की सोच से बाहर निकलता है और संविधान वगैरह की बात करने लग जाता है। फिर लास्ट में लिखता है ये लॉज, और लॉज में इसका जो झुकाव है वो किसकी ओर हो जाता है? विधि की ओर या कानून की ओर। परंतु यहाँ भी प्लेटो क्या कह देता है कि एक परिषद बनाता है, और वो परिषद है नॉकटर्नल काउंसिल। कि जो ये न्यास परिषद होगी, इस न्यास परिषद में इतनी शक्ति होगी कि ये विधि के भी क्या होगी? ऊपर होगी। जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको इस न्यास परिषद में ये शामिल करता है। वो कौन सी किताब है? लॉज। तो देखो धीरे 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 प्लेटो की सोच में अंतर आ रहा है। पहले तो वो किसकी बात कर रहा है? आदर्श राज्य की। फिर वो किसकी बात करने लग गया? राजमर्मज्ञ की। और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं किसकी बात कर देता है? विधि की। प्लेटो की एक स्कूल है, और उस स्कूल का नाम है, प्लेटो के एक स्कूल का नाम है, और इसका जो स्कूल है वो है अकेडमी। आप याद रखें प्लेटो के स्कूल का क्या नाम है? अकेडमी। और प्लेटो की इस अकेडमी में पढ़ने वाला एक छात्र है, और उस छात्र का क्या नाम है? अरस्तु। कुल मिला के प्लेटो का एक शिष्य है, और वो कौन है? अरस्तु। और प्लेटो को तो कहा जाता है प्रथम दार्शनिक, और अरस्तु को कहा जाता है प्रथम
वैज्ञानिक। अब क्यों कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अरस्तु जो हैं, अरस्तु राजनीतिक चिंतन में चाहे कोई सी विषय हो, कोई सी विषय नहीं हो, बहुत सारी विषयों के तो फादर कहलाते हैं, क्योंकि इनका चिंतन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात करें अरस्तु की। अरस्तु जो हैं किसके शिष्य हैं? प्लेटो के शिष्य हैं। और प्लेटो की जो स्कूल है अकेडमी, किस में पढ़ते हैं? अकेडमी में। अरस्तु का क्या था कि प्लेटो के बाद उत्तराधिकारी घोषित होना था अकेडमी का, और अकेडमी का उत्तराधिकारी प्लेटो ने अपने भांजे को नियुक्त कर दिया, अरस्तु को नियुक्त नहीं किया। अरस्तु इस चीज़ का बुरा मान जाता है, और अरस्तु पूरे के पूरे राजनीतिक चिंतन में किसके खिलाफ है? पूरा जो राजनीतिक चिंतन है वो किसके खिलाफ है? प्लेटो के खिलाफ। क्या प्लेटो जो भी मान्यताएं देता है वो सारी की सारी मान्यताएं अरस्तु नकार देता है। सबसे पहले क्या नकारता है कि प्लेटो तो करता है दूसरे जगत की बात, और अरस्तु करता है कि जगत तो कितने? एक ही है। संसार कितने? एक ही है। कोई दो संसार नहीं होते हैं। और जो भी संभावना करनी है, जिस भी राज्य की स्थापना करनी है, वो कौन से राज्य में, कौन से संसार में करनी है? इसी जगत में करनी है, इसी संसार में करनी है। ये बात कौन कह देता है? अरस्तु। और अरस्तु कहता है कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात करते हैं वो आदर्श राज्य संभव नहीं है। कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं वो आदर्श राज्य संभव हो ही नहीं सकता। और अरस्तु के जो चिंतन में मूल चीज़ है वो है एक थ्योरी, और वो थ्योरी है मैटर फॉर्म थ्योरी। ये क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में उपयोगी है, किसी ना किसी रूप में उपयोगी हैं। जैसे रुई है तो रुई से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़ा सिल के फिर और काम आएगा, वो किसी ना किसी काम के हैं। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? मैटर फॉर्म थ्योरी। और अरस्तु अपना पूरा का पूरा चिंतन एक पुस्तक में देते हैं, और ये पुस्तक लिखते हैं पॉलिटिक्स, और ये एक स्कूल की स्थापना करते हैं, और वो स्कूल है इनका लीसियम। प्लेटो के स्कूल का नाम था अकेडमी, और अरस्तु के स्कूल का नाम है लीसियम। ये एक पुस्तक लिखते हैं अपनी पॉलिटिक्स, इसमें ये राज्य के विचार देते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा जोर किस पे देते हैं? ये किसकी बात करते हैं कि किसका शासन होगा? विधि का शासन होगा। पूरे के पूरे किसके शासन की बात करते हैं? विधि के शासन की। और ये बात करते हैं कि मनुष्य जो है वो राजनीतिक एनिमल है, पॉलिटिकल एनिमल है। और ये कहते हैं कि व्यक्ति को राजनीतिक रूप से कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, और राजनीति के अंदर ही व्यक्ति का विकास संभव है। और इसीलिए ये कैसी नागरिकता की बात करते हैं? सक्रिय नागरिकता की बात करते हैं कि जो बूढ़े बड़े और दास वगैरह होंगे उनको नागरिकता प्रदान नहीं होगी। और कैसी नागरिकता की बात करते हैं अरस्तु? सक्रिय नागरिकता की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि व्यक्तियों के लिए क्या होने चाहिए? दास होने चाहिए। कि उसका सदुपयोग तभी होता है जब दास होंगे, और दास का भी इसमें ही भला है, क्योंकि दास अपने मालिक से सीखेंगे और फिर वो भी अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो ऐसे करके प्लेटो की मान्यताओं को लगभग रद्द कर देता है अरस्तु। और अरस्तु विधि के शासन की बात करता है। और अरस्तु बहुत अच्छी एक बात कहता है कि जो शासन है वो किस पे आधारित होना चाहिए? संविधान पे आधारित होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ तक राज्य की अवधारणा नहीं आई है, और अरस्तु राज्य को ही क्या कहता है कि राज्य और संविधान एक ही हैं। कि जो राज्य है वही संविधान है, और जो संविधान है वही राज्य है। ये संविधानों के प्रकार भी बता देते हैं कि जहाँ एक व्यक्ति का शासन होगा वहाँ मोनार्की होगी, जहाँ बहुत सारे व्यक्तियों का शासन होगा वहाँ डेमोक्रेसी होगी, जहाँ विशुद्ध रूप से कुछ लोगों का शासन होगा वहाँ ओलिगार्की अरिस्टोक्रेसी होगी। और ये लोकतंत्र की भरसक आलोचना करते हैं। जो लोकतंत्र है इसको कहते हैं कि ये भीड़ तंत्र है, इसमें विकास संभव नहीं है। ये लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। बहुत सारे संविधानों के प्रकार ये अपनी पुस्तक में पॉलिटिक्स में बताते हैं। और एक इनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अरस्तु बताते हैं किसका शासन? विधि का शासन। अरस्तु किसका समर्थन करते हैं? संविधानवाद का। कैसी सरकार की बात करते हैं? सीमित सरकार की। अरस्तु संपत्ति के अधिकार का क्या करते हैं? व्यक्तियों को कैसा अधिकार देते हैं कि संपत्ति का अधिकार व्यक्तियों को मिलना
चाहिए। तो अरस्तु के बारे में हमने कई चीज़ें देखी, विधि के शासन की बात ये करते हैं, दासों की बात ये करते हैं, संविधानवाद और सीमित शासन की बात ये करते हैं, और आदर्श राज की कोई संभावना ये नहीं मानते, और कैसी नागरिकता की बात करते हैं, सक्रिय नागरिकता की बात करते हैं, संविधानों की ये बात करते हैं, संविधानों का वर्गीकरण बताते हैं। और एक इनको कहा जाता है कि ये किसका भी समर्थन करते हैं, क्रांति का। पर ये केवल क्रांति का समर्थन नहीं करते, क्रांति को रोकने के उपाय भी बताते हैं। इसी वजह से जो अरस्तु हैं इनको यथास्थितिवादी भी माना जाता है, कि अरस्तु जो हैं वो कैसे भी हैं, यथास्थितिवादी भी हैं और अनुदारवादी भी हैं। तो कुल मिला के प्लेटो के शिष्य थे, और प्लेटो के शिष्य होने इन्होंने जो था वो प्लेटो की सारी धारणाओं को चेंज कर दिया था। ऐसे थे अरस्तु। और सीमित शासन का और संविधानवाद का समर्थन करने के कारण इन्हें तुलनात्मक राजनीति का भी जनक कहा जाता है, कि सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति के जो दर्शन है वो अरस्तु में हुए। और इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो अपना निष्कर्ष निकाले थे वो 157 संविधानों का अध्ययन किया था। इतने संविधानों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। तो बहुत सारी विज्ञानों के बहुत बड़ा चिंतन है किसमें, अरस्तु में। किसके शिष्य थे अरस्तु? प्लेटो के। हमने करी 3 बात, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। और इन तीनों जो चिंतन है, इन तीनों के चिंतन में फ़र्क क्या है कि सुकरात सबसे पहले संवाद पद्धति को इंट्रोड्यूस करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, सद्गुणों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। प्लेटो उसमें विस्तार करते हैं। प्लेटो 3 पुस्तक लिखते हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, दी लॉज। सबसे पहले वो आदर्श राज्य की बात करते हैं, फिर वो राजमर्म की बात करते हैं, फिर उसके बाद न्याय परिषद के अधीन, नॉक्टर्नल काउंसिल के अधीन विधि के शासन की बात करने लग जाते हैं। इनके जो शिष्य था अरस्तु जो है, अरस्तु आदर्श राज्य की धारणा जो है उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। और उसके बाद में जो अरस्तु हैं वो विधि के शासन की बात करते हैं, सीमित शासन की बात करते हैं, संविधानवाद की बात करते हैं। इन सब बातों को कौन करता है? अरस्तु करता है। और अरस्तु की जो पुस्तक है वो कौन सी है? पॉलिटिक्स। ये था ग्रीक पीरियड या यूनानी युग। इसके बाद में जो युग आता है वो आता है रोमन युग। और रोमन युग में मुख्य रूप से हम एक विचारक पढ़ते हैं, और उस विचारक का नाम है सिसरो। सिसरो 2 पुस्तक लिखते हैं मेन रूप से। एक तो लिखते हैं डी रिपब्लिका, एक लिखते हैं डी लेगिबस। सिसरो जो है, रोमन की हम जहाँ भी बात करेंगे ना, तो एक शासन हमें महत्वपूर्ण रूप से दिखेगा, और वो दिखेगा गणतंत्र। कि रोमन में क्या आ जाएगा? गणतंत्र आ जाएगा। और अरस्तु के ये जो विधि का शासन और संविधानवाद है उसका तो समर्थन करते हैं, परंतु एक चीज़ का समर्थन नहीं करते कि दास जो हैं वो दासों का समर्थन नहीं करते। दासों का समर्थन नहीं करते। इसके बजाय जो रोमन चिंतन है वो मानवों की समता का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? रोमन चिंतन जो है वो मानवों की समता, कि सभी मानव कैसे हैं? समान हैं, कोई दास मालिक जैसी बात नहीं होती। तो यहाँ अरस्तु की जो धारणा है उसको नकार दिया जाता है। किसके द्वारा? सिसरो के द्वारा। और किसका समर्थन करते हैं? गणतंत्र का। और एक जो रोमन चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो आती है वो आती है यहाँ प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून जिनसे व्यक्ति शासित होते हैं, कुछ ऐसे कानून जो बहुत नेसेसरी हैं। वो कौन से कानून हैं? प्राकृतिक कानून। और ये बताते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं शासित, वो प्राकृतिक कानूनों के शासित होते हैं, और सभी व्यक्ति कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो मानवों की समता, गणतंत्रात्मक शासन और प्राकृतिक कानून, ये कौन से चिंतन की विशेषता है? रोमन चिंतन की। और कौन है रोमन चिंतन के महत्वपूर्ण विचारक? सिसरो। और सिसरो की 2 किताबें हैं, डी रिपब्लिका और डी लेगिबस। अगला जो महत्वपूर्ण चिंतन आता है वो आता है मध्य युग का। होता क्या है कि रोमन जो साम्राज्य है उसकी समाप्ति के बाद एक सत्ता पैदा होती है बीच में, और वो सत्ता होती है धर्म की या चर्च की। जो चर्चों के पादरी हैं वो महत्वपूर्ण रूप से सत्ता में स्थापित हो जाते हैं। और ख़ासकर ये जो है वो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पैदा होता है।
और मध्य युग के जो बहुत इम्पोर्टेंट विचारक हैं वो दो हम लेके चलें। एक तो हैं सेंट ऑगस्टाइन और एक बहुत फेमस हैं, वो हैं थॉमस एक्विनास। सबसे पहले बात करें सेंट ऑगस्टाइन की। हम देखो मध्य युग का नाम जैसे ही आएगा तो आप मान के चलो यहाँ प्रभु सत्ता किसकी है, चर्च की या धर्म की। कौन है सुप्रीम, या तो कौन है, चर्च और धर्म। जो पादरी चर्चों में बने बैठे हैं उनके नियंत्रण में है, राजा भी उनके नियंत्रण में चलता है सब कुछ। तो किसकी सत्ता है, धर्म की या चर्च की। और इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो है सेंट ऑगस्टीन। और सेंट ऑगस्टीन एक किताब लिखते हैं और उस किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। वो बताते हैं कि ये जितना भी सब कुछ है सब किसने प्रदान किया है, ईश्वर ने। और किस में प्रदान किया है, चर्च या धर्म में। सीधी सीधी बात कहते हैं कि ईश्वर ने किसको भेजा है, धर्म को या चर्च को। चर्चों में जो पादरी बैठे हैं इनको किसने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। और सत्ता किसकी होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए। तो ये किसकी प्रभु सत्ता स्वीकार करवाते हैं, धर्म या चर्च की। क्या नाम है, सेंट ऑगस्टीन। अगले जो हैं ये महत्वपूर्ण विचारक हैं थॉमस एक्विनास। और इनकी एक पुस्तक है, इम्पोर्टेंट पुस्तक जो है उसका नाम है सुम्मा थियोलॉजिया। ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं इस चिंतन में। थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं, ये धर्म की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं कि धर्म की सत्ता तो होगी, पर धर्म की सत्ता किस आधार पर होगी, तार्किक आधार पर कर देते हैं। ये तर्कों के आधार पर दिखा देते हैं कि कानून होंगे 4 प्रकार के, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून, सकारात्मक कानून, ऐसे कानून होंगे। और तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं कि पहले विज्ञान बाद में आएगा, पहले जो है वो ईश्वर की सत्ता है और जो धर्म का जो ज्ञान है वो विशेष रूप से है। और इसी कारण तर्क के आधार पे इनको ये जो स्थापित करते हैं तो इनको कहा जाता है मध्य युग का अरस्तु। और कहते कौन है, ये जो स्टेटमेंट है वो देते हैं एक राइटर हैं मैक्सी। मैक्सी जो हैं वो थॉमस एक्विनास को इसी वजह से, क्योंकि ये धर्म की सत्ता को किसके आधार पर स्थापित करते हैं, अल्टीमेटली मध्ययुग के विचारक हैं तो सत्ता तो किसकी स्थापित करेंगे, धर्म की या चर्च की। पर ये किसके आधार पर करते हैं, तार्किक आधार पर। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, जो थॉमस एक्विनास है इनकी पुस्तक का नाम है सुम्मा थियोलॉजिया। तो सेंट ऑगस्टीन की पुस्तक का नाम है सिटी ऑफ गॉड और थॉमस एक्विनास की पुस्तक का नाम है सुम्मा थियोलॉजिया। ये केवल इंग्लैंड में ही नहीं, पूरे विश्व में एक लहर चलती है धर्म या चर्च की, कि एक एज आता है उसको बोलते हैं मध्य युग। काफ़ी दिनों तक ये युग रहता है और धर्म और चर्च सत्ता में रहते हैं। इसके बाद जब विरोध होते हैं धर्मों के और इन चर्च के पादरियों के खिलाफ, तो उसको बोलते हैं हम पुनर्जागरण या रेनेसा। रेनेसा के बारे में पूछ लेते हैं कभी कि रेनेसा कौन सा काल होता है। तो जो चर्च या धर्म की जो सत्ता है उसके खिलाफ जो काम होता है वो कौन सा काल कहलाता है, पुनर्जागरण का काल। तो अगला जो चिंतन है वो होगा हमारा आधुनिक युग एवं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किसको कहते हैं हम, मध्य युग के खिलाफ आंदोलन। या किसकी सत्ता के खिलाफ आंदोलन, धर्म की या चर्च की सत्ता के खिलाफ आंदोलन। इसको जो पुनर्जागरण के विचारक हैं वो कहते हैं कि ये जो युग था वो अंधकार युग था, कि इसमें किसी को ये नहीं पता था कि कौन किससे शासित हो रहा है, चाहे कोई किसी ने कहीं जन्म लिया है चाहे किसी ने नहीं जन्म लिया। फिर एक काल की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं हम आधुनिक युग या आधुनिक काल। और इसके जो मेन विचारक हैं वो दो विचारक हम मेन रूप से पढ़ते हैं। एक तो हैं इटली के और उनका नाम है मैकियावली, और एक इस युग में काम करते हैं फ्रांस में, वो हैं जीन वोदिन। लिख देते हैं कहीं कहीं बोंदा लिख देते हैं, वही है जीन बोंदा। ये तो कहाँ के, इटली के, और जीन बोंदा हैं फ्रांस के। ये मूल रूप से पुनर्जागरण काल के विचारक हैं जो किसका मेन रूप से विरोध करते हैं, धर्म की सत्ता का
या चर्च की सत्ता का। मैकियावली जो हैं ये बिल्कुल यथार्थवादी विचारक हैं। इनको कहा जाता है कि ये जो घोर यथार्थवादी विचारक हैं, ये दो पुस्तक लिखते हैं। एक तो लिखते हैं प्रिंस और एक लिखते हैं मूल रूप से। हम इम्पोर्टेंट बुक्स की बात कर रहे हैं यहाँ, हम एक सोच विकसित करने की काम कर रहे हैं, हम फैक्ट के हिसाब से कहीं नहीं चल रहे। एक तो है प्रिंस और एक है डिस्कोर्स ऑफ लिवी। मैकियावली क्या करते हैं, मैकियावली कहते हैं कि जो मानव जो है वो स्वभाव से स्वार्थी है और निरंतर शक्ति की चाह रखने वाला है। ये मानव सीधे नहीं है, झगड़ालू है, क्रूर है, स्वार्थी है, निरंतर शक्ति की चाह रखने वाला है। इनको नियंत्रण करने के लिए एक राजा पैदा होगा और वो राजा कौन होगा, प्रिंस होगा। और वो राजा कैसा होगा, ना तो उसे नैतिकता से मतलब होगा, उसको केवल और केवल किससे मतलब होगा, साध्य से। कि क्या चलना चाहिए, उसका शासन चलना चाहिए। और शासन के लिए वो कैसे भी साधनों का उपयोग करे, चाहे वो कैसी भी नैतिकता का उपयोग करे, पर लोगों का जो स्वभाव है वो खराब है, उसको सही करने के लिए कौन बनेगा, एक राजा। याद रखना, मैकियावली कहीं भी सामाजिक समझौता नहीं करवाता। आधुनिक युग का विचारक है, पर वो एक व्यक्ति में राज्य स्थापित कर देता है। और वो व्यक्ति कौन है, राजा। और उसको क्या नाम दिया इन्होंने, प्रिंस। और कैसी सत्ता का समर्थन कर देता है मैकियावली, कि एक राजतंत्र होगा और राजतंत्र भी कैसा होगा, निरंकुश राजतंत्र होगा। इस सत्ता का समर्थन करता है उन लोगों के लिए जो स्वार्थी हैं और निरंतर शक्ति की चाह रखने वाले हैं। एक पुस्तक ये डिस्कोर्स ऑन लिवी लिखता है, उसमें ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है सब जगह पे ऐसे ही लोग हैं, कहीं कहीं कुछ ठीक भी लोग हैं, सही भी लोग हैं। और वहाँ ये करता है कि उन जगह पे शासन लाओ गणतंत्र। और ये कहता है कि सैद्धांतिक रूप से ये जो गणतंत्र है ये बेस्ट है। अगर कहीं के लोग अच्छे हैं, वहाँ शक्ति चाह रखने वाले नहीं हैं या फिर ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो दिक्कत करने वाले हैं, तो वहाँ कौन सा शासन आप ला सकते हो, गणतंत्र आप ला सकते हो। यहाँ जो बेकार लोग हैं, जैसे कि इन्होंने किया कि जो इटली के लोग हैं वो तो पूर्णतः भ्रष्ट हो चुके हैं। इटली के लोगों के लिए तो कैसा शासन चाहिए, निरंकुश राजतंत्र चाहिए। यहाँ एक राजा सत्ता बनाएगा और वो केवल किस पे ध्यान देगा, केवल और केवल साध्य पे ध्यान देगा, उसको साधनों से कोई लेना देना नहीं है। एक है फ्रांस के और उनका नाम है जीन बोंदा। और जीन बोंदा सबसे पहले एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो है संप्रभुता। एक पुस्तक लिखते हैं ये 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। इसमें क्या कहते हैं कि आप एक शासक स्थापित कीजिए, धर्म की सत्ता को आप उखाड़िए, एक शासक स्थापित कीजिए और सारी शक्ति इस शासक को दीजिए। ठीक है, यहाँ तक ये संप्रभुता दे देते हैं, सारी शक्ति शासक को देने की बात करते हैं, परंतु ये कुछ नियम लगा देते हैं कि ईश्वरीय कानून, रीति रिवाज, जो ऐसी चीज़ें हैं इनको आप अधीन कर दीजिए। इनको कि आप सब पूरी पूरी शक्ति मत दीजिए, हालांकि शक्ति देनी है, पर जो ईश्वरीय कानून हैं, प्राकृतिक कानून जो हैं, जो रीति रिवाज हैं, इनके आप अधीन करिए राजा को। तो इनके अधीन कर देता है कौन, जीन बोंदा। अभी राजस्थान में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था तो उसमें जीन बोंदा से संबंधित प्रश्न आया था। तो आपको एक सोच पता होना चाहिए कि मैकियावली 2 प्रकार के शासन बता रहा है। धर्म की सत्ता को तो वो उखाड़ फेंकने की बात कर ही रहा है, पर उसके बाद वो 2 तरह के शासन बता रहा है, एक तो द प्रिंस में और एक डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में। द प्रिंस में तो वो क्या कह रहा है कि कैसा शासन होगा, निरंकुश राजतंत्र होगा। और वहाँ कह रहा है कि अगर लोग सही हैं तो आप गणतंत्र स्थापित कर दो, सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र एकदम बढ़िया शासन है। जीन बोंदा कह रहा है कि एक शासक में शक्तियाँ देनी है, पर इतनी शक्तियाँ देनी है कि वो ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून या जो रीति रिवाज वगैरह हैं उनसे ऊपर ना उठे। अब जैसे ही पुनर्जागरण काल समाप्त होता है, पुनर्जागरण काल आता है, तो आधुनिक युग में और चिंतन में विकास होता है। और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं सामाजिक समझौतावादी, या फिर एक सोच का विकास होता है और वो सोच आती है कौन सी, उदारवादी। और उदारवादी जो सोच है, कभी हम एक वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे उदारवाद, समाजवाद और इन विचारधाराओं के बारे में।
जल्दी एक वीडियो लाएंगे। बाकी इसमें जो मेन रूप से विचारक आते हैं वो 3 विचारक हम पढ़ते हैं और यहाँ से प्रश्न खूब आता है। एक तो विचारक हैं थॉमस हॉब्स, एक हैं जॉन लॉक और एक हैं जीन जैक्स रूसो। देखिए ये तीनों के तीनों कैसे विचारक हैं? सामाजिक समझौतावादी। तीनों के तीनों कैसे विचारक हैं? उदारवादी हैं। कुल मिला के उदारवादी अगर हैं तो ये किसको केंद्र में रखेंगे भाई? इनके केंद्र में कौन है? व्यक्ति को केंद्र में रखेंगे। उदारवादी हैं तो निश्चित सी बात है व्यक्ति को केंद्र में रखेंगे। और सबसे पहले जो आते हैं थॉमस हॉब्स, ये कहते हैं कि जो राजनीति है इसमें आप वैज्ञानिकता को लाओ, इसमें आप गति के नियमों का उपयोग करो, इसमें आप फिजिक्स को लाओ, इसमें आप साइकोलॉजी को लाओ, जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं उनका आप उपयोग करो। सबसे पहले वैज्ञानिकता की बात कौन करते हैं? थॉमस हॉब्स। और थॉमस हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति जो है ये कैसा है? स्वार्थी है और निरंतर मार काट ऐसी एक अवस्था की बात करते हैं। इनकी प्राकृतिक अवस्था जो होती है, प्राकृतिक अवस्था में बात करते हैं कि व्यक्ति निकृष्ट है, मार काट करने वाला है, शक्ति की चाह रखने वाला है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, क्रूर है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरी तरह अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। तो लोग मिलके एक समझौता कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? सामाजिक समझौता। और एक राज्य की स्थापना करेंगे वो, और वहाँ उसमें एक शासक होगा। उस शासक को ये क्या नाम देता है? लेवियाथन। जो हॉब्स है उसकी पुस्तक का नाम भी क्या है? लेवियाथन। और जो शासक जो ये बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? लेवियाथन। क्या लेवियाथन जो होगा इसमें पूरी की पूरी शक्ति समाहित होंगी, किसी भी शक्ति के अधीन ये नहीं होगा। बोंदा ईश्वरीय कानून और उनके अधीन रख देते हैं शासक को। यहाँ सामाजिक समझौते के बाद जो लेवियाथन बनता है इसमें कोई भी नहीं छोड़ेगा, परंतु एक शर्त के अधीन कर देते हैं ये कि व्यक्ति के पास एक अधिकार होगा। वो कौन सा होगा? आत्मरक्षा का अधिकार। कि व्यक्ति आत्मरक्षा का अधिकार तो रखेंगे और इस आत्मरक्षा के अधिकार के लिए किसके खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं? लेवियाथन के खिलाफ। अगले जो विचारक हैं सामाजिक समझौतावादी वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक जो विचारक हैं वो कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो शांति प्रिय होता है और सरल स्वभाव का होता है प्राकृतिक अवस्था में। अब यहाँ इनकी आलोचना होती है कि जब मनुष्य शांति प्रिय और सरल स्वभाव का होता है तो ये सामाजिक समझौता ही क्यों कराते हैं? सामाजिक समझौता कराते हैं कि जो ये मनुष्य है इसमें न्याय की समझ नहीं होती कि आखिर न्याय कैसे किया जाए। इनको कानूनों की ज्ञान नहीं होता कि आखिर सही कानून है कौन से, क्योंकि ये प्राकृतिक विधि से शासित होते हैं प्राकृतिक अवस्था में। तो इसके बाद ये 2 समझौते कराते हैं लोग। आप याद रखना ऐसा कौन सा विचारक है जो 2 समझौते कराता है? तो इनकी पुस्तक है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। कितनी ट्रीटी हैं? 2 ट्रीटी। कितने समझौते हैं? 2 समझौते। पहले समझौते में तो ये क्या कराता है? पहले समझौते में स्थापना कराता है ये नागरिक समाज की, कि सभी व्यक्ति मिलकर क्या स्थापना कर लेते हैं? नागरिक समाज। फिर नागरिक समाज के जो लोग हैं ये आपस में समझौता करके एक सरकार बनाते हैं और ये सरकार किसके रूप में होती है? ट्रस्ट के रूप में या फिर न्यास के रूप में। और इसको जब चाहे तब समझौते को रद्द किया जा सकता है। सरकार को जब चाहे जब सरकार को ख़त्म किया जा सकता है। लॉक निश्चित रूप से किसके समर्थक हैं? सीमित शासन के। उदारवाद को बहुत उन्नत रूप में ले जाने वाले विचारक हैं जॉन लॉक। कितने समझौते कराते हैं? 2 समझौते। और राज्य को बिल्कुल कम से कम अधिकार देते हैं। और जॉन लॉक जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों की भी बात करते हैं और 3 प्राकृतिक अधिकार भी बताते हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। कौन कौन से अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताते हैं जॉन लॉक? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। अगले जो विचारक हैं सामाजिक समझौतावादी में वो हैं जीन जैक्स रूसो। ये बिल्कुल अलग प्रकार के विचारक हैं। रूसो जो हैं वो मानव के स्वभाव भी 2 प्रकार के बताते हैं
कि मानव के स्वभाव हैं वो दो प्रकार के हैं। कि पहले तो मानव जो है वो एक नोबल सैवेज है। नोबल सैवेज का मतलब है वो इतना भोला है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, वो जंगलों में रहता है, झाड़ियों का खाना खाता है, पेड़ों के नीचे सोता है और बिल्कुल भद्र पशु के समान है। जैसे आज जानवर रहते हैं जंगलों में, ऐसे मनुष्य रहता है प्राकृतिक अवस्था में। और जैसे ही एक संस्था का उदय होता है, और वो संस्था है संपत्ति, और संपत्ति की संस्था के बाद ये एक शब्द का प्रयोग करते हैं एमोर प्रोपरे करके, जो रूसो जो हैं, कि जैसे ही संपत्ति की संस्था का उदय होता है तो मानव का स्वभाव बदल जाता है और मानव जो है वो अहंकारी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। कि जैसे ही संपत्ति आई और वैसे ही अहंकारी और क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। ये किसका चिंतन है? जीन जैक्स रूसो का। और जैसे ही ये अहंकारी और स्वार्थी होगा तो तुरंत क्या होगा? सामाजिक समझौता। और समझौते में ये करता क्या है कि एक गुरु विधायक की अवधारणा देता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो क्या होंगे? गुरु विधायक होंगे, जो काम करेंगे, और इनको भी किसके अधीन कर देता है? सामान्य इच्छा के अधीन। अब सामान्य इच्छा का कंसेप्ट इसका इतना ब्रॉड है, ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, बशर्ते वो पूरे के पूरे सभी लोगों के हित में काम करती हो। और अगर बहुत सारे लोग अगर ऐसी इच्छा बता रहे हैं जो हित में नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो सामान्य इच्छा मूल रूप से है क्या? कि पूरे के पूरे राज्य का क्या करनी चाहिए? कल्याण करनी चाहिए। तो तीन सामाजिक समझौतावादी देखे हमने। एक तो देखा है हॉब्स, एक लॉक, एक रूसो। हॉब्स अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी, झगड़ालू, क्रूर बताता है और मार काट करने वाले होते हैं हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में। लॉक कहता है कि सरल स्वभाव वाले होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं। और रूसो कहता है कि दो प्रकार के स्वभाव हैं। पहले तो ये भद्र पशु के समान है, कुछ नहीं जानते। उसके बाद जैसे ही संपत्ति की संस्था का उदय हुआ है उसके तुरंत बाद ये अहंकारी और स्वार्थी हो गए, फिर ये सामाजिक समझौता करते हैं। तीनों में सामाजिक समझौता हो रहा है। ऑफ्स जो है वो लेवियाथन बना रहा है, पूर्णतः निरंकुश राजतंत्र के रूप में लेवियाथन की स्थापना कर रहा है। कौन सा अधिकार और बता रहा है ऑफ्स? आत्मरक्षा का अधिकार। लॉग जो है वो दो समझौते करा रहा है। पहले समझौते में वो नागरिक समाज की स्थापना कर रहा है, फिर ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना कर रहा है। रूसो जो है वो सामाजिक समझौते को सामान्य इच्छा के अधीन कर रहा है और एक गुरु विधायक की संकल्पना दे रहा है। लॉक कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार बताता है? लॉक बताता है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। रूसो जो है वो सामान्य इच्छा के अधीन करता है। हॉब्स जो है वो एक प्राकृतिक अधिकार बताता है और वो कौन सा है? आत्मरक्षा का अधिकार। इसके बाद जो सीरीज आती है वो इस उदारवाद में संशोधन होते हैं, और वो उदारवाद में संशोधन किस आधार पर होते हैं कि एक विचारधारा पैदा होती है और वो होती है उपयोगितावादी। और उपयोगितावादी जो हैं वो विश्वास करते हैं उपयोगिता में, कि कोई भी चीज़ कितनी उपयोगी है कितनी उपयोगी नहीं है। ये कौन सी विचारधारा है? उपयोगितावाद। और इसमें मूल रूप से हम दो विचारकों को पढ़ते हैं। एक तो आता है जर्मी बेंथम, और एक महत्वपूर्ण विचारक है इसमें, वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। जेरेमी बेंथम जो हैं वो पूरी की पूरी संकल्पना देते हैं सुखों पर, कि व्यक्ति केवल वही काम करता है जो उसको क्या प्रदान करती है? सुख प्रदान करती है। और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही क्या है? ये दोनों ब्रिटेन के विचारक हैं और ये उदारवाद में संशोधन करते हैं कि शासन से मतलब नहीं है, मतलब है सुख से। व्यक्तियों को तो वही चीज़ पसंद है जो उसको क्या प्रदान कर रही है? सुख प्रदान कर रही है। और बेंथम जो है वो कितने प्रकार के सुख बता देते हैं? 14 प्रकार के सुख बता देते हैं, और ये दुख भी बताते हैं कि 12 प्रकार के दुख हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो हमेशा वही काम करता है जो उसको क्या प्रदान करती है? सुख प्रदान करती है। और ये एक कैलकुलस भी स्थापित कर देते हैं इस चीज़ के लिए, कि व्यक्ति अपने कुछ पैमाने भी रखता है जिसको बोलते हैं हम फेलिसिफिकस कैलकुलस। उसमें कुछ आधार बताते हैं: तीव्रता, स्थायित्व, निश्चितता, निकटता, उर्वरता, शुद्धता, विस्तार। कि ये जो कैलकुलस हैं इनके आधार पर व्यक्ति सुख स्थापित करता है। और ये बताते हैं कि सुखों का क्या आधार होता है?
परमाणात्मक आधार होता है कि सुख परमाणात्मक रूप से प्राप्त होते हैं कि एक व्यक्ति को इतने सुख हैं और इतने सुखों के द्वारा ये इतना सुखी है। तो सारी की सारी कसौटी बेंथम किस पे स्थापित कर देता है? सुखों के आधार पर। बेंथम के और राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे हम, ये संरक्षणात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र व्यवस्था की बात करते हैं, और ये पहले विचारक हैं जो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल की बात करते हैं कि हर व्यक्ति को कितनी वोट होगी? एक वोट होगी, और हर व्यक्ति के वोट का जो मूल्य है वो बराबर होगा। इनके शिष्य हैं मिल, और मिल के बारे में कहा जाता है कि ये वो हैं जो वो बछड़ा है जो अपनी माँ को ही क्या मारते हैं? लात मार देते हैं। जो मिल है, मिल जो हैं इनका जो है ये परमाणात्मक बताते हैं। ये कहते हैं कि परमाणात्मक जैसा कुछ नहीं होता, सुख भी कैसे होते हैं? गुणात्मक होते हैं। ये बेंथम की मान्यता जो है उनको रद्द कर देते हैं ज़्यादातर को। बात ऐसी है कि प्लेटो की मान्यताओं को जैसे अरस्तु रद्द करता है, ऐसे ही बेंथम की मान्यताओं को ज़्यादातर मिल रद्द कर देते हैं। और ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ये कहते हैं कि जो वोट है वो किस आधार पर होगा? बहुमत के आधार पर, या कैसा अधिकार मतदान होगा? बहुल मतदान, मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा वोट डालने का अधिकार होगा, जो कम पढ़ा लिखा है उसको कम वोट डालने का अधिकार होगा। और मिल जो हैं वो मूल रूप से बात करते हैं स्वतंत्रता की। ये एक पुस्तक लिखते हैं ऑन लिबर्टी, और ऑन लिबर्टी में बड़ा ही ज़बरदस्त समर्थन करते हैं स्वतंत्रता का। और मिल की स्वतंत्रता के बारे में कभी हम एक वीडियो और बना के डिटेल में मिल की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे कि आखिर मिल स्वतंत्रता के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता के ऊपर। निश्चित रूप से हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, और निश्चित रूप से हम मिल की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। और मिल जो हैं ये महिला अधिकारों के समर्थक हैं, ये काफ़ी रेडिकल महिला अधिकारों के समर्थक हैं। और ये पुस्तक लिखते हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें मताधिकार, शिक्षा, नौकरी में समान अवसर और इन सारे अधिकारों का महिलाओं के लिए समर्थन करते हैं। और मिल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने प्रारंभ तो किया था उदारवाद के रूप में, और अंत में जाके ये समाजवादी हो जाते हैं। मिल जो हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों के खिलाफ हैं कि जो शराब पीते हैं इनको वोट देने का अधिकार नहीं हो। तो कुछ ऐसी कैटेगरीज भी बताते हैं कि जहाँ अधिकार काटे भी जाते हैं लोगों के। तो मिल जो हैं वो कैसे हैं तो उपयोगितावादी, मानते तो ये भी उपयोगिता को ही हैं, परंतु इन्होंने उपयोगितावाद में क्या किया है? संशोधन किया है। जो बेंथम ने उपयोगितावाद को बताया उसको क्या कर दिया? बिल्कुल चेंज। मिल सबसे ज़्यादा जोर किस पे देते हैं? स्वतंत्रता पे जोर देते हैं। मिल सबसे ज़्यादा जोर किस पे देते हैं? गुणात्मक सुखों पे देते हैं, ना कि परिमाणात्मक सुखों पे। तो बेंथम की बहुत सारी मान्यताओं को ये समाप्त करते हैं। मिल की एक इम्पोर्टेंट बुक है, उस बुक का क्या नाम है? ऑन लिबर्टी। एक बुक और है इनकी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और भी कई सारी बुकें, हम फैक्चुअल रूप से नहीं, हम कंसेप्ट के रूप में इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिल के पैरेलली एक विचारक और चलता है, और वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट विचारक है, वो है कार्ल मार्क्स। जब उदारवाद चिंतन आ रहा है, व्यक्ति को केंद्र में रख रहे हैं, तो एक विचारक पैदा होते हैं, बड़े ही रेडिकल विचारक हैं, और वो हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो समाज है, ये समाज मूल रूप से दो वर्गों में है, और इसकी व्याख्या करते हैं ये ऐतिहासिक आधार पर कि ये जो समाज है ये इतिहास से ही, पुराने टाइम से ही कितने वर्गों में बटा हुआ है? दो वर्गों में, जिसमें एक वर्ग तो है बुर्जुआ वर्ग और एक है सरवारा वर्ग। मतलब एक तो पैसे वाला वर्ग है और एक ऐसा वर्ग है जो मजदूरी करता है और उनके यहाँ काम करता है। तो दो आज भी हम देखते हैं कि एक तो कंपनी के मालिक हैं, एक वहाँ पे काम करने वाले मजदूर हैं। तो ये कहते हैं कि जो मूल कारण है वो जो है शोषण का मूल कारण है, वो है आर्थिक। और ये जो बुर्जुआ वर्ग है ये सरवारा वर्ग का शोषण करता है, और शोषण करके खुद अपने अपने पेट भरने में लगा हुआ है। और ये किसको कारण बताते हैं मूल? कि जो पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद शोषण का मूल कारण है।
तो इस प्रकार का चिंतन कौन लाते हैं? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जो ये सर्वहारा वर्ग है ये क्या करेगा? क्रांति करेगा, और लास्ट में एक अवस्था पैदा होगी, उसको बोलते हैं ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। और इसको किस आधार पे ये स्थापित करते हैं? इनका जो दार्शनिक मेथड है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये कहते हैं कि अब तक जो है दार्शनिक, वो किसकी व्याख्या कर रहे हैं? चेतना की व्याख्या कर रहे हैं। वो किसकी व्याख्या कर रहे हैं? कल्पनाओं की व्याख्या कर रहे हैं। वो भौतिक जगत में आए ही नहीं है। तो मार्क्स पहले विचारक हैं जो किसकी बात करते हैं? भौतिक जगत की बात करते हैं, जो मूल समस्याओं की बात करते हैं। क्या मूल समस्या क्या है? यहाँ पूंजीवाद ने क्या कर दिया है? दो वर्ग स्थापित कर दिए हैं, एक तो बुर्जुआ वर्ग स्थापित कर दिया है, एक सर्वहारा वर्ग स्थापित कर दिया है। इनकी जो विचारधारा है उसको कहते हैं हम साम्यवाद। और साम्यवाद क्या होगा कि जहाँ ना तो राज्य होगा, ना धर्म होगा, और ना क्या होगा? शोषण होगा। सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। ये वर्ग खत्म हो जाएंगे और एक स्थिति पैदा हो जाएगी। वो कौन सी होगी? साम्यवाद होगी। इनकी पुस्तक कई सारी हैं, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक पुस्तक इनकी 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट है। तो ये लुई बोनापार्ट के बारे में कहते हैं कि अगर सच में शासक इतना ज़्यादा है तो ये राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का भी वर्णन करते हैं। कौन सी पुस्तक में करते हैं? लुई बोनापार्ट में, कि यहाँ राज्य हो सकता है। और ये एक शासक है लुई बोनापार्ट फ्रांस के, उनके बारे में एक अलग से टिप्पणी करते हैं। मूल चिंतन जो है मार्क्स का वो क्या है? पूंजीवाद के खिलाफ दो वर्ग, और दो वर्गों की समाप्ति के बाद कैसा शासन? साम्यवाद या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। ये कौन है? कार्ल मार्क्स। और ये है मार्क्सवाद की सोच। अब मार्क्स के बाद जो आते हैं वो आते हैं नव मार्क्सवादी चिंतन। और ये कहते हैं कि मार्क्स ने जो कहा है, कि मार्क्स ने बताया है कि कौन से कारण है? आर्थिक कारण। नव मार्क्सवादी जो चिंतन है वो कहते हैं कि केवल आर्थिक कारण नहीं है, आर्थिक के अलावा अन्य कारण भी हैं, जो किसके हैं? शोषण के हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक होता है वो होता है सबसे पहले एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी जो है ये कहते हैं कि केवल आर्थिक कारण ही शोषण का कारण नहीं है, बल्कि और अन्य कारण है। और ये एक संकल्पना देते हैं, वो संकल्पना है हेजेमनी या वर्चस्व। ये कहते हैं कि जो बुर्जुआ वर्ग है या जो पैसे वाला वर्ग है उसने एक वर्चस्व स्थापित कर लिया है। और इसने क्या स्थापित कर रखे हैं? अपने बुद्धिजीवी स्थापित कर रखे हैं, और ये पहले ही प्राकृतिक बुद्धिजीवी चलते हुए आ रहे हैं। तो जो श्रमिक वर्ग हैं या सर्वहारा वर्ग हैं उनको केवल क्रांति से काम नहीं होगा, उनको भी क्या करने पड़ेंगे? कृत्रिम बुद्धिजीवी स्थापित करने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा? इस वर्चस्व को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सांस्कृतिक कारण और अन्य कारण भी हैं, केवल आर्थिक कारण नहीं है। इन्होंने क्या स्थापित कर लिया है समाज में? एक सोच ऐसी विकसित कर दी है, अपना क्या बना लिया है? एक वर्चस्व बना लिया है। और इनके प्राकृतिक बुद्धिजीवी जो हैं, प्राकृतिक बुद्धिजीवी इनकी जो सत्ता है उसको बनाने में कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये किसकी बात करते हैं? कृत्रिम बुद्धिजीवियों की, या फिर आर्थिक कारण जो हैं उनके अलावा अन्य कारण होगी। एक नव मार्क्सवादी में मुख्य विचारक हैं, वो हैं लुई अल्थुजर। और लुई अल्थुजर जो हैं ये संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं। और ये कहते हैं एक पुस्तक में, इनकी जो पुस्तक है वो है, मुख्य जो पुस्तक है ग्राम्सी की, वो है मॉडर्न प्रिंस। मॉडर्न प्रिंस में ये हेजेमनी और इनकी बात करते हैं। और ये कहते हैं कि एक दल होगा, ये मॉडर्न प्रिंस किसको कहते हैं? साम्यवादी दल को। कि साम्यवादी दल को कृत्रिम बुद्धिजीवी स्थापित करने पड़ेंगे, और वो फिर इन प्राकृतिक बुद्धिजीवियों से टक्कर लेंगे, और बुद्धि जो वर्चस्व की जो धारणा है इसको चुनौती दी जाएगी। लुई अल्थुजर क्या है? एक पुस्तक बताते हैं, स्टेट एंड स्टेट अपार्टस। तो राज्य के ये दो तरह के अंग बताते हैं, एक तो बताते हैं ISA और एक बताते हैं RSA। ISA तो है
वो है वैचारिक संयंत्र, और RSA जो है वो है दमनकारी संयंत्र। कि राज्य जो है इसमें दो प्रकार के संयंत्र पाए जाते हैं, एक तो जो विचारधारा के हिसाब से कब्जा करते हैं, और एक RSA जो दमनकारी हिसाब से करते हैं। जो सेना होती है, जो न्यायालय होते हैं, जो पुलिस होती है, वो तो कैसी है, दमनकारी। और जो संस्कृति और जो सॉफ्ट पावर जैसी चीज़ें होती हैं, जो विचारधारा, वो सब कौन सी होती हैं, IS होती है। तो नव मार्क्सवाद क्या संशोधन करता है मार्क्स में, कि मार्क्स तो पूरा का पूरा चिंतन किस पे लेके चल रहे हैं, आर्थिक उपकरणों पे, और नव मार्क्सवादी पहुंचा देते हैं आर्थिक के अलावा अन्य जो सांस्कृतिक वगैरह कारण है। उसके बाद एक सिद्धांत भी विकसित होता है नव मार्क्सवाद में, वो आलोचनात्मक सिद्धांत होता है, क्रिटिकल थ्योरी, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से पैदा होता है। एक वीडियो में हम निश्चित रूप से अलग से नव मार्क्सवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें हम जुर्गेन हैबरमास की भी चर्चा करेंगे और अन्य विचारकों की चर्चा करेंगे। अगली जो है, एक बीच में विचारक आते हैं आदर्शवादी, और आदर्शवाद की दो धाराएं पैदा होती हैं। आदर्शवाद क्या कहते हैं, आदर्शवादी मूल रूप से कहते हैं कि राज्य जो है वो संपूर्ण है, राज्य सीमित नहीं होना चाहिए, राज्य एक संपूर्ण है, और व्यक्ति का जो विकास है वो राज्य के अंदर ही संभव है और दूसरी संस्था में संभव है ही नहीं। और आदर्शवाद की दो धारा हम देखते हैं, एक तो देखते हैं जर्मन आदर्शवाद, और एक देखते हैं हम ब्रिटिश आदर्शवाद। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जर्मन आदर्शवाद जो है ये होता है थोड़ा सा रेडिकल, और इसमें जो विचारक आते हैं वो आते हैं मूल रूप से हीगल, या फिर इसको कह देते हैं हम विल्फ्रेड हेगल। और यहाँ जो आते हैं वो आते हैं ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके। देखो इनमें अंतर क्या है। आदर्शवाद की एक मूल बात तो ये है कि ये किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, कि राज्य जो है इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है, राज्य में ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, राज्य में ही सब कुछ समाहित है। हीगल जो हैं ये करते हैं द्वंद्वात्मक चेतनावाद की बात, कि राज्य जो है वो किसका रूप है, चेतना का रूप है। राज्य जो है ये कैसी संस्था है, दैवीय संस्था है। राज्य ईश्वर के द्वारा बनाई हुई संस्था है, और राज्य में ही स्वतंत्रता शामिल है, राज्य में ही व्यक्तियों का कल्याण शामिल है, राज्य में ही व्यक्तियों की आज़ादी शामिल है। ये सब जो हैं वो किस में शामिल है, राज्य में शामिल है। और राज्य जो है वो किसका रूप है, सार्वभौमिक परार्थवाद का रूप है। सर्वोच्च जो अभिव्यक्ति है वो कौन है, राज्य। व्यक्ति को कुछ नहीं सोचना चाहिए, व्यक्ति को केवल और केवल किसकी आज्ञा माननी चाहिए, राज्य की आज्ञा माननी चाहिए। इस रेडिकल रूप में जो आदर्शवाद का सुधार जो किया है वो किया है ब्रिटिश आदर्शवादियों ने, और उसमें महत्वपूर्ण है थॉमस हिल ग्रीन या TH ग्रीन। TH ग्रीन कहते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि राज्य उपयोगी है, परंतु इतना भी नहीं है। हम मान सकते हैं कि राज्य जो है वो बाधाओं का बाधक है, कि व्यक्ति के विकास में जो भी बाधाएं पैदा हो रही हैं उन बाधाओं को बाधक के रूप में कौन आना चाहिए, राज्य आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राज्य सभी करेगा, व्यक्ति भी कुछ करेगा, परंतु व्यक्ति की कोई बाधा पैदा हो रही है, व्यक्ति को क्या करें, विकास के क्या करें, अवसर प्रदान करें। व्यक्ति का क्या करें, आत्म विकास करें। ये कौन सी है, कि एक नैतिक संस्था के रूप में राज्य होनी चाहिए, ये नहीं कि दैवीय संस्था के रूप में हो। हाँ, राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, पर किस रूप में, बाधाओं के बाधक में रूप में, विकास को करने के रूप में। ये कौन सा सिद्धांत है, ब्रिटिश आदर्शवाद। जो राज्य को सब कुछ मानते हैं वो तो हैं जर्मन आदर्शवादी उग्र रूप में, और जो राज्य को एक बाधाओं के बाधक के रूप में, विकास करने वाले के रूप में मानते हैं वो हैं ब्रिटिश आदर्शवादी। तो जर्मन आदर्शवादी में मुख्य रूप से हैं हीगल, और ब्रिटिश आदर्शवादियों में हैं ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके। अगली जो है विचारधारा, अब ये कंटेम्प्रेरी विचारधाराएं हैं। लास्ट में खूब सारा विवाद पैदा हो जाता है
कि स्वतंत्रता पे बल दिया जाए, समानता पे बल दिया जाए, उदारवाद को माना जाए, कि समाजवाद को माना जाए, मार्क्सवाद को माना जाए, इनमें आपस में विचारधाराओं में क्लैश हो जाते हैं। 1971 में एक विचारक आते हैं और वो हैं जॉन रॉल्स, और जॉन रॉल्स समन्वय कर देते हैं उदारवाद और समाजवाद। कभी हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को, अभी मैं केवल आपको फ्रेमवर्क बनाने के हिसाब से कह रहा हूँ। उदारवाद में तो क्या है, स्वतंत्रता, और समाजवाद में क्या है, समानता। जॉन रॉल्स जो हैं, उदार समतावादी जो हैं, ये सबसे पहले तो आलोचना करते हैं उपयोगितावाद की, कि कोई चीज़ सुखों पे या उपयोगिता पे गठित नहीं हो सकती। और जॉन रॉल्स जो हैं वो स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों चीज़ों का क्या कर देते हैं, समन्वय। और 1971 में एक पुस्तक लिखते हैं, और वो पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस। डिटेल में हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की, और पूरा का पूरा जो राजनीतिक चिंतन है वो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के ऊपर ही टिका हुआ है। कुल मिला के ये बात क्या कर रहे हैं, उदारवाद में और समाजवाद में, इन दोनों में समन्वय करने का काम कर रहे हैं। पर रॉल्स की भी आलोचना होती है। पहले ये स्वतंत्रता को समर्थन करते हैं, उसके बाद में समानता के नियम दे देते हैं। तो अगली जो थॉट आता है वो आता है इच्छा स्वेच्छातंत्रवादियों का। ये करते हैं उदार समतावादियों की आलोचना। कैसे करते हैं उदार समतावादियों की आलोचना, ये कहते हैं कि रॉल्स जो है वो पहले स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है तो समानता की बात ही कहाँ रह गई, और बाद में समानता प्रदान कर रहा है तो स्वतंत्रता की बात कहाँ रहेगी। कुल मिला के ये कहते हैं कि एक जगह पे रॉल्स का चिंतन नहीं है। इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी जो हैं वो बात करते हैं न्यूनतम राज्य की, सीमित सरकार की, रात्रि प्रहरी राज्य की। कुल मिला के जो राज्य है वो कैसे रूप में हो जाना चाहिए, न्यूनतम रूप में हो जाना चाहिए। और इच्छा स्वेच्छातंत्रवादियों ये जो हैं ये बिल्कुल उदारवाद का सबसे पहला रूप है। हम उदारवाद और समाजवाद डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उदारवाद का कैसे कैसे विकास हुआ है। अभी हम एक थॉट विकसित कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य विचारक हैं वो हैं रॉबर्ट नोजिक, फ्रेडरिक हेयक, फ्रीडमैन आदि विचारक हैं। ये मूल रूप से कैसे हैं, परंपरागत उदारवादी हैं। ये रात्रि प्रहरी राज्य के, सीमित राज्य के और रात्रि प्रहरी राज्य के, न्यूनतम राज्य के, सीमित सरकार का समर्थन करते हैं। कौन से, इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी। एक जो थॉट है वो है नव परंपरावादी। जब हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो एक कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया, एक कहते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ है। तो कुछ विचारक इस थॉट के आते हैं जो परंपरागत सिद्धांतों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और इसमें एक मूल नाम हम विचारकों के रूप में पढ़ते हैं, वो हैं हन्ना आरेंट। और हन्ना आरेंट जो हैं ये 2-3 मुख्य काम करती हैं। एक तो ये समर्थन करती हैं अरस्तू का, और ये कहती हैं कि जो इनका सक्रिय नागरिकता का कंसेप्ट है कि व्यक्ति को निरंतर रूप से क्या होना चाहिए, नागरिक भी वही होगा जो क्या होगा, राजनीतिक रूप से सक्रिय होगा। और हन्ना आरेंट विचारधारा का काफ़ी विरोध करती हैं कि जो ये विचारधाराएं हैं इन विचारधाराओं ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और आतंकवाद जैसी घटनाओं को जन्म दिया है। तो हन्ना आरेंट नव परंपरावादी विचारका हैं और लगभग 1980-1970 के आसपास के इनके चिंतन हैं। हमने शुरू से देखा था यूनानी युग से, जहाँ सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने रोमन चिंतन देखा, जहाँ सिसरो के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने मध्य युग के विचारक देखे, सेंट ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने देखे थे सामाजिक समझौतावादी, हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में जो हमने पढ़े थे, उसके बाद में हमने पढ़े थे बेंथम और मिल, उपयोगितावादी। फिर हमने मार्क्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने हीगल और ब्रिटिश आदर्शवादियों के बारे में पढ़ा था। नव मार्क्सवादी चिंतन के बारे में बात की, उदार समतावादी और नव परंपरावादियों के बारे में, इच्छा स्वेच्छातंत्रवादियों के बारे में बात की थी। आप अच्छे से देखें इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल आपको एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में समझ विकसित करना था। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, आपको एक क्रम से
एक सीरीज आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि पाश्चात्य चिंतन का मतलब ये है, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे सोच विकसित होती है, ऐसे ऐसे आलोचनाएं होती हैं और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। आगे हम और भी महत्वपूर्ण वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, PSIR से रिलेटेड लेके आएंगे जो चिंतन से संबंधित होंगी। आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने परिचितों तक शेयर कीजिए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है पॉलिटिकल साइंस अकेडमी बाय गौरव फौजदार। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डलवा दूंगा। रेगुलर जो सुजस बुलेटिन है वो मैं डालता हूँ। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, चाहे वो PSIR के लिए हो, अन्य आयोगों की परीक्षाओं के लिए हो, सबके लिए आपको उपयोगी सिद्ध होगी। आप अपने दोस्तों तक इस टेलीग्राम चैनल को शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि मैं अभी इस चैनल पर नया हूँ और चिंतन से रिलेटेड तो हमारी ये पहली वीडियो है। इसके बाद भी हम काफ़ी नए नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।